नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत है। थोड़ी ढीली शुरुआत यहां पर दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, 78 अंकों की कमजोरी वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 58 अंक मजबूत है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, लेकिन प्रेशर हमें जापानीज मार्केट में दिख रहा है जो कि 400 पॉइंट्स नीचे, और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं उनमें आधे से 1% की कमजोरी दिख रही है। मिला जुला सा कारोबार हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, जहां सोना चांदी बिल्कुल दायरे का ट्रेड दिखा रहे, सपाट है। कच्चे तेल में कुछ हल्की सी बढ़त आधे से 1% की दिखाई दे रही है। बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है और इस हफ्ते कौन कौन से मेजर ट्रिगर्स और डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी दीप के पास। दीपांशु, मॉर्निंग। अच्छा खासा प्रदर्शन हमने बीते हफ्ते देखा है यूएस मार्केट्स में। अब कहाँ नजर रखनी है? नजर तो आप बाजार के एक्शन पर देख ही रहे हैं, लगातार बढ़िया बनी हुई और कोई परेशानी नहीं है। 7 हफ्तों से आपको पॉजिटिविटी का ट्रेंड दिख रहा है। आज सुबह आप कह सकते हैं थोड़े नरम संकेत आ रहे हैं, बट एसेंशियली ये जो आखिरी 2 हफ्ते का पीरियड हम मार्केट में एंटर कर चुके हैं इस साल का, ये यूजुअली कम वॉल्यूम्स का होता है, थोड़ा पार्टिसिपेशन डिप हो जाता है। ग्लोबली हम देखते हैं कई सारे निवेशक फंड्स छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ये थोड़ा डल पीरियड जरूर मार्केट एंटर कर रही है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ी सुस्ती आती है, स्पेशली जब इतना मजबूत ट्रेंड आपको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स दिखा सकते हैं, तो वो क्वाइट नेचुरल है। आज सुबह की जो सुस्ती आ रही है उसमें आपको एक फैक्टर ये भी कर सकते हैं कि रेड सी का जो शिपिंग रूट है वहां पर थोड़े डिसरप्शन की खबरें आती हुई दिख रही हैं। कल 5 में से 4 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने कहा कि वो रेड सी से जो भी कंसाइनमेंट्स जाते हैं उस पर अभी के लिए रोक लगा रही हैं। तो स्पेशली यूरोप से जो ट्रेड होता है उसमें थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। कच्चे तेल ने भी हल्का सा रिएक्शन इस पर जरूर दिखा है, बट ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट अब तक नहीं दिख रहा है। बट हाँ, आप कह सकते हैं कि खबरों के लिहाज से अच्छी खबर तो नहीं है, और शिपिंग कॉस्ट, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बढ़त आपको आती हुई दिख सकती है। नियर टर्म एक स्पाइक जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कमोडिटीज पर भी आपको एक थोड़ा स्पाइक इसकी वजह से आते हुए दिख सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी, और थोड़ी और डिटेल्स आएंगे तो और भी पता चलेगा। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आज सुबह आपको नजर रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कोई परेशानी की बात नहीं आ रही है। यूएस में लगातार 7वें दिन आपने बढ़त का ट्रेंड देखा है। डाउ एक नए रिकॉर्ड पर आपको जाते हुए दिखा, 37,300 के ऊपर डाउ ने क्लोजिंग दी है। लगातार 7वें दिन डाउ की बढ़त थी। नैस्डैक में आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। नैस्डैक 100, नैस्डैक कॉम्पोजिट नहीं जिसके लेवल्स हम ट्रैक करते हैं, बट नैस्डैक 100 ने रिकॉर्ड बना लिया है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। S&P 500 थोड़ा सपाट था और रसल 2000 में आपने करीब 1% की गिरावट देखी। तो यूएस में थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर आया, बट वैसे अगर आप देखें तो कोई परेशानी नहीं थी। बैंक्स में आपने हल्की गिरावट आती हुई देखी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी और फिसल कर 3.9% पर आ गई है। एक फेड सदस्य हैं जॉन विलियम्स साहब, जिन्होंने एक बयान दिया था फ्राइडे को, और वो कह रहे हैं कि ये मान लेना कि फेड इमीडिएटली रेट कट शुरू कर देगा, ये गलत है। फेड डेटा पर ज्यादा फोकस करेगा। अब ये नेचुरल सी बात है, कोई भी नहीं मान रहा है कि जनवरी पॉलिसी में फेड की तरफ से रेट कट आएगा, बट हाँ, उनका एक स्टेटमेंट आया तो उस पर आप कह सकते हैं बाजार ने हल्का रिएक्शन दिखाया, बट इसके अलावा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, लगातार 7 हफ्तों की आप साप्ताहिक बढ़त का ट्रेंड देख रही हैं। आखिरी बार ये आपने फरवरी मार्च 2019 में देखा था, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल बाद आप ट्रेंड देख रहे हैं जहां पर लगातार 7 हफ्तों से यूएस में साप्ताहिक बढ़त आती हुई दिखी। और पिछला हफ्ता काफी मजबूत रहा था। नए रिकॉर्ड्स एक तो हमने लगते हुए दिखे। 2.5% ऊपर आपके लिए डाउ और S&P था। नैस्डैक आपका 3% ऊपर था, और ब्रॉडर मार्केट की तो आउट परफॉर्मेंस थी। फ्राइडे की गिरावट के बावजूद 0.6% ऊपर पिछले हफ्ते आपके लिए रसल 2000 रहा अमेरिकी बाजारों में। तो जो स्ट्रेंथ है यूएस की वो बरकरार है, वहां से कोई आपको परेशानी नहीं आती हुई दिखी। यूरोप में भी आपने थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर देखा था। कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन जरूर हो रहा है। कच्चे तेल में आज सुबह थोड़ी मूव्स आप देख रहे हैं। 77 के आसपास आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 8 हफ्तों की गिरावट के ट्रेंड के बाद एक रिबाउंड जरूर आया है। $74 से $77 आपको ब्रेंट होते हुए दिखा है। सोने में भी एक रिबाउंड था, 2% का पिछले हफ्ते आपने रिबाउंड आते देखा। चांदी में भी आपने पिछले हफ्ते ठीक ठाक रिबाउंड देखा है। बेस मेटल्स में आपने 1 से 6% का रिबाउंड आते हुए देखा है। हालांकि एग्री कमोडिटीज पर ज्यादा एक्शन नहीं है, और शुगर के दाम 9 महीने के निचले स्तर पर दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी आपका करीब 4 महीने के निचले स्तर पर है, तो उसकी प्रेशर की वजह से देखा कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन है। एंड ऑफ कोर्स जो ये रेड सी डेवलपमेंट है, इसकी वजह से इस हफ्ते भी कमोडिटीज पर नजर बनानी रहेगी। और कुछ इवेंट्स जहां पर इस हफ्ते आपको नजर रखनी है, यूएस में उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। इसके साथ ही हाउसिंग डेटा आने वाला है। Q3 जीडीपी का फाइनल डेटा आएगा। ऑलरेडी इसकी 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं है, बट अगर कोई भी जीडीपी रिवीजन होता है तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, और ये एक्सप्लेन करता है कि आज जापान के बाजारों में आपको थोड़ा दबाव क्यों लग रहा है। हालांकि कल आने वाली है पॉलिसी, उसमें कोई भी बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आगे के संकेत को लेकर बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसकी वजह से जापान में आपने आज सुबह थोड़ी कमजोरी देखी है।
यूके का इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, इनका सीपीआई और Q3 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। तो ठीक ठाक डेटा के लिहाज से हफ्ता रहेगा। थोड़ा आज सुबह आप जरूर नर्म संकेत देख रहे हैं, बट वैसे पिछले 7 हफ्तों से बढ़िया बढ़त का ट्रेंड बना हुआ है। तो अच्छे बढ़त के ट्रेंड के साथ और आज जो हल्की नरमी दिख रही है, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में सब जगह मजबूती का ट्रेंड बरकरार है, रुपया भी स्ट्रेंथन हो रहा है, क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग यार। देखिए गिफ्ट निफ्टी तो आपको थोड़ी कमजोर शुरुआत के संकेत बता रहा है, हालांकि संकेत वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी अच्छे और हमारे बाजारों के भी अगर आप देखें तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी के दमदार आंकड़े आए हैं। ऐसे में अगर एक अच्छी गैप के साथ नीचे ओपनिंग होती है तो वहां पर खरीदारी के आपके लिए मौके बनेंगे। एक थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आए, 21,500 मनोवैज्ञानिक स्तर है निफ्टी के लिए, हल्की सी रुकावट के लिए आज से आप ये कह सकते हैं। और शुक्रवार को जो बड़ी तेजी बनी है उस तेजी के पीछे थोड़ा सा कारण शायद शॉर्ट कवरिंग का भी रहा है। तो आज देखना है कि फ्रेश फ्लोज कितने निकल कर आते हैं। वैसे सेटअप परफेक्ट है और इस सेटअप में अगर कमजोर शुरुआत के बाद आपको 21,175 21,250 की रेंज में आज या कल में कभी भी निफ्टी आता दिखे तो खरीदारी के लिए पहला एंट्री पॉइंट आपका बनेगा, जहां से आपने शुक्रवार को एक बढ़िया ब्रेकआउट निकाल कर दिया है। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 21,525 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी ब्लू स्काई जोन में रहेगा और वहां पर ऊपर के लिए डेटा और लेवल्स दोनों ही फिलहाल आपको बनते हुए नजर आएंगे, आगे चलते अभी है नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 48,000 के ऊपर निकलकर बंद होना बैंक निफ्टी में भी बड़े मजबूती के संकेत दे ही रहा है। जो सपोर्ट रेंज है थोड़ी सी दूर है, लेकिन चूंकि बड़े मूव आपको पिछले 2 दिनों में मिले, इस वजह से आपको थोड़ा सा दूर के लेवल्स मिलेंगे। 47,525 47,725 ये पहली रेंज है बैंक निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 48,300 के ऊपर निकलकर टिकने पर बैंक निफ्टी फिर से ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा, तब वहां पर बड़ी खरीदारी बनती हुई दिखेगी। तो आज कमजोर शुरुआत का फायदा उठाए, अगर पहले सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखे, बैंक निफ्टी आता दिखे तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का माहौल बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली खास बात ऐसी है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी चुनिंदा आपको खरीदारी के मौके दिखाएंगे। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पर ही है, बाय और डिप्स की रणनीति रखें। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो मोमेंटम पॉजिटिव है और खरीदारी करके हर डिप्स पे चलना, जैसे कि सर ने कहा। लेकिन आइए खबरों के दम पर कहां का एक्शन देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से आज के लिए जिस पर आपको रखनी है नजर, उन सब के पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, आज 2 सवाल रहेंगे आपके लिए। तो ये सवाल रहेगा कि आईपीओ अपडेट्स किस प्रकार के निकल कर आ रहे हैं, कौन से डिटेल्स हैं जिन पर हमें यहाँ फोकस करना है? बिल्कुल, कई सारे आईपीओ अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले इंडिया शेल्टर की बात करें। यहाँ पर फाइनल अपडेट है, टोटल सब्सक्रिप्शन 39 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा 94 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा देखिए 10 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई की बात करें 30 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। डूम्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी फाइनल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 99 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखें 122 गुना, एनआई की बात करें 70 गुना, रिटेल का 74 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। आइनॉक्स इंडिया जो कि आज बंद होगा, डे 2 तक का अपडेट है, कुल सब्सक्रिप्शन 7 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई का 14 गुना और रिटेल की बात करें तो 8 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। अब जो आईपीओ आज खुलने वाले हैं, सूरज स्टेट डेवलपर्स आज से खुलेगा आईपीओ, आज से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 340 से 360 का है और इश्यू साइज की बात करें तो 400 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 119-120 करोड़ के आसपास जुटाते हुए दिखे हैं, जिसमें एसबीआई लाइफ, टाटा हाउसिंग और कई सारे पीएनबी परिवार आदि जैसे नाम आपको आते हुए दिखेंगे। मुथूट माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर ये भी आज से खुलेगा। प्राइस बैंड 277 से 291 का है। इशू साइज 960 करोड़ का है, जिसमें ओएफएस की बात करें तो वो 200 करोड़ का है और एंकर बुक के जरिए लगभग 285 करोड़ जुटा है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, बजाज अलियांस आदि जैसे आपको नाम आते हुए दिखेंगे। मोतीसंस ज्वेलर्स यहाँ पर ये भी आज से खुलेगा और अगर आप बात करें प्राइस बैंड 52 से 55 का है और इशू साइज की बात करें तो 151 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 36 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें मेरू इन्वेस्टमेंट और जिनाई ग्लोबल फंड जैसे हैं, जो सिर्फ 2 नाम है वो आते हुए दिखे। ओके, ये बात तो आईपीओ अपडेट्स की हो गई अरमान, लेकिन जरा बताइए कि ट्रिगर्स महत्वपूर्ण कौन से और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, आज ट्रिगर्स में सबसे पहले वेदांता है, जहां पर बोर्ड बैठक के सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। संदूर मैग्नीज यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। पैरामाउंट कम्युनिकेशन यहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। एसआईएस यहाँ पर जो बायबैक है वो खुलता हुआ दिखेगा।
एक्सचेंजेस आज की ओपनिंग से इफेक्टिव जो होते हुए दिखेंगे, सेंसेक्स 50 में बाहर होंगे यूपीएल और डाबर इंडिया, और ऐड होगा बीईएल और एलटीआई माइंट्री। बीएससी बैंक एक्स में ड्रॉप होगा कैनरा बैंक और ऐड होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 23-24 सीरीज 3 का जो है ओपन सब्सक्रिप्शन आज से खुलता हुआ दिखेगा। गांधार ऑयल, इनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6% गिरकर आई है, मार्जिन्स लगभग 7.8% से गिरकर 7.6% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों में शुगर कंपनीज पर फोकस रखना है, क्योंकि शुगर केन जूस और बी हेवी मोलासिस के इथेनॉल उत्पादन का नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी करेंगी ओएमसीज, और उसी के साथ साथ नए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शुगर केन जूस और बी हेवी जारी करे शुगर मिल्स करेगी। लुपिन, यहाँ पर कंपनी को मिली 2 दवाओं के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर यूएसएफडीए ने सब्सिडरी ग्रैन्यूल्स फार्मा की अमेरिकी की जो उनकी एक यूनिट है वहाँ पर जीएमपी इंस्पेक्शन किया है, और इंस्पेक्शन में यूनिट के बाद 5 आपत्तियाँ जारी करते हुए दिखे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया, यहाँ पर एक इनका जो पैलेट कास्टिंग हाउस है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, और उसमें अगर आप देखें 9 लोगों की मौत होती हुई दिखी है। लैंडमार्क कार्स, यहाँ पर कंपनी मर्सिडीज बेंज के साथ साउथ इंडिया में यहाँ पर कदम रखेगी। एनबीसीसी कंपनी ने अपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑक्शन के जरिए, अगर आप बात करें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली के ऑक्शन के जरिए, लगभग 905 करोड़ में वो बेचेंगे। मजगांव डॉग, यहाँ पर कंपनी के यूरोपियन क्लाइंट के साथ उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का करार किया है, और ये 3 मल्टीपर्पज पावर्ड वेसल्स के लिए करार करते हुए दिखे हैं, जो कि लगभग 350 करोड़ का करार है। टाटा पावर एनटीपीसी, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी ने एनटीपीसी के साथ करार किया है, और ये राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए अगर आप बात करें इसका उपयोग जो होगा, जो ये एनटीपीसी के साथ डीसीएस सोलार पीवी मॉड्यूल बनाएंगे उसके लिए किया जाएगा। वेल्सपन कॉर्प, इनकी सब्सिडरी को तेलंगाना में 807 करोड़ का उसमें निवेश से प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। इंडियन बैंक, 4000 करोड़ का क्यूआईपी इशू जो है वो बंद हो चुका है, जिसमें आप फ्लोर प्राइस देखें तो 414 का था, जो कि मौजूदा भाव से 4.9% डिस्काउंट पर है। और बल्क और ब्लॉक डील्स में पीवी फिनटेक, सेलर में सॉफ्ट बैंक एंटिटी है, बायर्स में 14 नाम हैं। पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2 नाम है, प्लेंटी और मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी, जिन्होंने बेचते हुए दिखे हैं, और बायर्स में यहाँ पर भी 13 नाम आते हुए दिखे हैं। और कैफिन टेक की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, और बायर्स में आपको दिखेगा सोसाइटी जनरल, आईसीआईसी प्रू और यूनिफिक कैपिटल जो यहाँ पे खरीदते हैं। चलिए, तो खबरों के दम पर बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा रहने वाले हैं। अरमान, धन्यवाद पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली आपकी नजर रहने वाली है आज? वेरी गुड बिल्कुल, देखिए सेक्टर्स की बात करें तो मेटल सेक्टर डेफिनेटली फोकस में होगा। लगातार वहां पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते मेटल सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। फाइनेंशियल एज ए होल तो अच्छा लग ही रहा है, बट जो स्टॉक हमने चुने हैं उसमें से एक टेलीकॉम स्पेस में से है टाटा कम्युनिकेशन। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिला था। 1810 के आसपास की स्पॉट में क्लोजिंग हुई थी, तो थोड़ी सी टिप मिले तो इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1775 के स्टॉप लॉस से 1850 और 1880 ये 2 बड़े टारगेट होंगे टाटा कम्युनिकेशन में। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है HEG। एक मल्टी मंथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, कैश काउंटर है, और ऊपरी सरों पर यहाँ पर भी सिमिलर टारगेट निकल के आ रहा है 1850 और 1880 के, और स्टॉप लॉस होगा 1770 का। 1770 की स्टॉप लॉस से HEG को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इस काउंटर में पोटेंशियल है कि 1900 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन HEG पर रखिएगा नजर। 1880 तक का लक्ष्य टाटा कम्युनिकेशन के लिए बनता दिख रहा है, और जहां तक HEG का सवाल है 1900 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। आप नोटिस करेंगे दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस यहां निकल कर आ रहे हैं। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। भाविक जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर आज सुबह सुबह $77 के पार हमने कच्चे तेल को निकलते हुए देखा है। WTI क्रूड को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। जो खबर निकल कर आई कि लाल सागर में, रेड सी में कुछ यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, प्लस रशिया ने भी कहा है कि हम अतिरिक्त सप्लाई कटौती, प्रोडक्शन कट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कितनी चिंता की बात होगी? आप क्या खरीदारी की तरफ फोकस करेंगे यहाँ पर, या अभी वेट एंड वॉच?
गुड मॉर्निंग नेहा जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। दो फैक्टर्स है, एक तो जैसे आपने बताया कि रेड सी में जो अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो रहा है, आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़े ट्रेडर्स और मार्केट थोड़े जिटरी है। और दूसरा हमने देखा कि 5,700 से जो एक ओवरसोल्ड में एक रैली आई थी, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सारे बेस मेटल्स में या सारे कमोडिटी पैक्स में आई थिंक क्रूड थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो क्रूड में मैं बाय की रणनीति रखूंगा। 5900 के करीब बाय कर सकते हैं 5980 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5870 का। ओके अच्छा, फिर सोने चांदी में जरा बताइए, क्योंकि हमने देखा कि वीकली स्ट्रेंथ तो यहाँ सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली है। क्या माना जाए, अब अगला पड़ाव ऊपर की तरफ है, $2050 पार करके वापस जो हमने रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे थे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, क्या वैसी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है या अभी भी कुछ हिकअप्स हैं? नहीं, मुझे लग रहा है आई थिंक अभी कोई भी अगर देखे तो सारे ट्रिगर्स जो लास्ट वीक हुए थे, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, पीएमआई नंबर, सारे वो सब आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कंसोलिडेट होंगे और शायद थोड़ा बहुत करेक्शन भी होगा। ये जो लास्ट वीक हमने जो रैली देखी थी, आई थिंक वो थोड़ा डाइजेस्ट भी होगा। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखे तो अभी वॉल्यूम थोड़ा थिन हो चुका है और अभी आई थिंक कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एटलीस्ट 2 सेशन में हमें कोई इतना बड़े तेजी देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी। तो सेल की रणनीति रखनी चाहिए दोनों गोल्ड और सिल्वर में, कि जहाँ पे गोल्ड में 62,300 पे शॉर्ट कर सकते हैं 62,000 के टारगेट के लिए, और 62,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और चांदी में भी 74,700 पे शॉर्ट कर सकते हैं 74,000 के टारगेट के लिए, और 75,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है, क्योंकि बाउंस तो हमने जरूर आते हुए देखा लास्ट वीक अक्रॉस द बोर्ड। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पर जिंक, एल्यूमिनियम, लेड थे। वहां पर कुछ अच्छी रिकवरी और वीकली स्ट्रेंथ दिखी है। इज इट हियर टू स्टे? क्या राय बन रही है? जी जरूर। आई थिंक जिंक में मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर चार्ट सेटअप भी देखें तो वापस जो 220 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर वापस से क्लोज आ रहा है। तो एटलीस्ट सारे बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। शायद ये वीक भी कंटिन्यू हो सकती है। तो जिंक में मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की पोजीशन 222 पे 225 के टारगेट के लिए, और 221 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट भाविक जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस कमोडिटी में क्या करना है। तो कच्चा तेल और जिंक ये तो आप बाय करके चल सकते हैं, लेकिन सोना चांदी बहुत छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई देगा। यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी साल के अंत में कुछ कम ही रहने वाले हैं, बहुत बड़े ट्रिगर्स भी नहीं है, तो उस लिहाज से दायरे का ट्रेड होगा। लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति एटलीस्ट आज आपको अपनाकर चलनी है। आइए बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर, और देख लेते हैं आज कौन से शेयर हैं जो फोकस में है। आज प्राइमरीली एक शेयर है, वो है SJVN। ये फोकस पर है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहां बिकवाली की रिकमेंडेशन दी है। लक्ष्य हालांकि उन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 57 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य था, अब उसे बढ़ाकर 65 कर दिया है। बात आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ की, जिसका आज है आखिरी दिन। आईपीओ पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय क्या है, आइए आपको भी सुनाते हैं। आइनॉक्स इंडस्ट्रीज बहुत लंबे समय बाद एक और बढ़िया मजबूत फंडामेंटल कंपनी सामने आई है, और जो मेरी पसंदीदा थीम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई है। पॉजिटिव्स एक नहीं, ढेर सारे, जितने चाहे आप मैं बता सकता हूं। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी है, 30 साल से पुरानी कंपनी है, जो गैसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बड़े ये बनाने होते हैं कंटेनर्स वगैरह, ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। सबसे बढ़िया बात है, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है। और एक और चीज जो बाजार को आजकल बड़ी पसंद आती है, यूनिक बिजनेस मॉडल। यूनिक इन द सेंस कि ऐसा बिजनेस मॉडल और किसी लिस्टेड कंपनी के पास ना हो। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वंडरफुल। जो पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल ग्रोथ के हमारे पास नंबर है, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कंपनी ने की है। डेट फ्री कंपनी है नेट लेवल पर, पॉजिटिव कैश फ्लो है, ऑर्डर बुक में लगातार ग्रोथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। मतलब आप जो जो अच्छाइयां ढूंढना चाहें कंपनी में, आपको सब आइनॉक्स में मिलेंगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। नेगेटिव्स मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की, नहीं मिल पाया, फिर मैंने एक ढूंढ ही लिया, और वो ये है कि सारा का सारा पैसा जो है इस इश्यू से जो आ रहा है,
वो ऑफर फॉर सेल है और कंपनी को नहीं जा रहा है, प्रमोटर को जा रहा है। बट बहुत बढ़िया और बेहतरीन कंपनी है, दमदार लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आइनॉक्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।